आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ 12th क्लास की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के इम्पॉर्टेंट नोट्स। मतलब ये महत्वपूर्ण तथ्य भी आप इन्हें कह सकते हैं। ये आपको हड़प्पा सभ्यता यानी कि ईंट मनके तथा अस्थियाँ चैप्टर नंबर 1 जो है 12th क्लास का, उसके बारे में आपको इतना नॉलेज होना ही चाहिए जितना इस वीडियो में है। तो ये एक टाइप से शॉर्ट नोट्स भी हैं और महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं। आप इन्हें ज़रूर देखें, ज़रूर ध्यान से समझें। और अब हम स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति सिंधु नदी के घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। यानी जब ये सभ्यता पनपी थी या जब इसका विकास हो रहा था, मतलब ये सभ्यता जहाँ पर स्थित थी वहाँ पर सिंधु नदी थी, तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता। नॉर्मली तो सिंधु घाटी सभ्यता है ना। उसके बाद पुरातात्विक संस्कृति, यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग मतलब क्यों किया गया है, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ ये है कि पूरा वस्तु यानी कि जो पुरानी वस्तुएं हैं, जो पहले के टाइम की वस्तुएं हैं, पहले के समय की वस्तुएं का जो समूह होता है एक विशिष्ट शैली के होते हैं। यानी कि एक महत्वपूर्ण काम के लिए होते हैं, कार्य करने के लिए वो वस्तुएं होती हैं। तो जो पुरा वस्तुएं हैं एक विशिष्ट शैली की होती हैं और इसका प्रयोग एक और चीज़ में समानता जब ये एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र और कालखंड से संबंधित होते हैं तब उनको मतलब उन वस्तुओं को पुरातात्विक संस्कृति यानी कि इस शब्द का प्रयोग ऐसी वस्तुओं के लिए किया जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ पर यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया, क्वेश्चन ये है। नामकरण, तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया, तो इसका आंसर ये होगा कि जब इस सभ्यता की जब खोज हुई थी तो सबसे पहले जो नगर मिला था यानी कि जो स्थान मिला था वो था हड़प्पा, सबसे पहले मिला था, तो इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया था। उसके बाद है हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। यानी कि जो ये हड़प्पा संस्कृति यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें कई सारे नगर थे, लेकिन ये महत्वपूर्ण नगर बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। आपने देखा होगा कि जब भी हम पढ़ते हैं पहली बात तो इस सभ्यता का नाम ही हड़प्पा सभ्यता रख दिया तो ये महत्वपूर्ण नगर हो ही गया। और मोहनजोदड़ो की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो आपके बुक में मेंशन है, आप वहाँ पर जाके रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों नगर इतने महत्वपूर्ण थे कि इनके बारे में इन्हें एक अलग करके चैप्टर में आपको समझाया गया कि ये महत्वपूर्ण क्यों थे। बहुत ही अच्छी नगर नियोजन प्रणाली थी मोहनजोदड़ो की, ये सब आप बताया गया है चैप्टर के अंदर। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 से 1922 में दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी और जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो 1921 से 1922 में, क्योंकि जो ये हड़प्पा है इसकी जब खोज हुई थी तो 1921 में इसकी खोज हुई थी, दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज हुई थी और जॉन मार्शल के नेतृत्व में। यानी कि खोजा दयाराम साहनी ने था लेकिन जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी और राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में। तो ये यहाँ पर वही चीज़ समझा रखा है। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता का काल। हड़प्पा सभ्यता का काल तो वैसे 2600 से 1900 यहाँ पर दे रखा है, वरना तो 2350 से 1750 है। तो यहाँ पर ये जो काल दे रखा है ये विकसित हड़प्पा सभ्यता का काल है। इस टाइम पे हड़प्पा सभ्यता बहुत अधिक विकसित थी, यानी कि कह सकते हैं अपने चरम अवस्था पर थी। इस टाइम पे हड़प्पा सभ्यता बहुत तेज़ी से चल रही थी, विकसित हो रही थी और 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है विकसित हड़प्पा का काल। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी, यानी कि कोई सी भी सभ्यता हो उसकी जानकारी के स्रोत होते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ स्रोत हैं, इमारतें, मृदभांड, औजार, आभूषण, मूर्तियाँ, मुहरें और इत्यादि ये सब हैं। और भी सारे कई स्रोत हैं, तो इत्यादि मतलब इतने आपको पता होने चाहिए कि इमारतें, मृदभांड मतलब बर्तन, औजार, आभूषण नॉर्मली जेवर कह सकते हैं, गहने जेवर, मूर्तियाँ, मोहरें ये सब थे। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, यानी कि कहाँ तक फैली थी हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो अफ़गानिस्तान,
मतलब कि इस साइड में यानी कि हाँ, पश्चिमी साइड में अफ़गानिस्तान तक था और पूर्वी साइड में जम्मू कश्मीर यानी जम्मू बलूचिस्तान पाकिस्तान, उसके बाद गुजरात राजस्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी कि बहुत दूर तक फैली थी। और इसका आकार क्या था, त्रिभुजाकार थी, यानी कि जिसका फैलाव था ना वो त्रिभुजाकार में था। उसके बाद है इसके प्रमुख स्थल। तो यहाँ पर कई सारे मैंने आपको बताया कि फेमस यानी कि जो इम्पोर्टेंट नगर थे जिनके बारे में हमें चैप्टर में दिया गया है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं, लेकिन वहाँ पे कई सारे और नगर थे जो प्रमुख स्थल हैं। वो है नागेश्वर, बालाकोट, चनहुद्रो, कोटदीजी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगम, बनावली, राखीगढ़ी इत्यादि। राखीगढ़ी जो है अभी हाल ही में खोजा गया एक नगर है। उसके बाद है एक मतलब कि यहाँ एक नगरीय सभ्यता थी। यह नगरीय सभ्यता इसलिए थी क्योंकि आपने देखा होगा कि आपने पढ़ा होगा तो मोहनजोदड़ो में बहुत ही अच्छी नगर नियोजन प्रणाली थी। नालियाँ वगैरह, सड़कें वगैरह और गलियाँ बहुत ही अच्छे से बनी हुई थी। तो वहाँ पे नगर नियोजन पद्धति का बिल्कुल भी अभाव नहीं था। नगर नियोजन पद्धति बहुत अच्छी थी, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता कहा जाता है। और सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना, यानी कि वही नगर नियोजन पद्धति बहुत ही अच्छी किस्म की निर्माण हुआ था यहाँ पे, घरों का, नालियों का, सड़कों का और गलियों का बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद हड़प्पा की जो बस्तियाँ हैं ना वो दो भागों में बटी हुई थी। एक तो दुर्ग था और दूसरा था निचला शहर। यानी कि जो ये निचला शहर था वो आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता था। और तथा दुर्ग अपनी मतलब कि दुर्ग जो था ना, दुर्ग पर बनी संरचना है प्रयोग संभवता, यानी कि दुर्ग ऊंचाई पर बने हुए थे लेकिन छोटे होते थे। यानी कि स्थान उनका ऊंचा होता था लेकिन वो छोटे होते थे। और निचला शहर जो था वो बहुत बड़ा होता था। और ये जो मतलब दुर्ग है, दुर्ग का उपयोग क्या होता था, उसमें विशिष्ट सार्वजनिक प्रजाजनों के लिए किया जाता था इसका प्रयोग। यानी कि दुर्ग में जो भी था, जो बहुत ही सार्वजनिक प्रजाजनों, विशिष्ट जो एकदम सर्वश्रेष्ठ लोग थे, उनके लिए ये दुर्ग था। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को एक ग्रिड पद्धति, यानी कि वही जो नालियाँ समकोण पर काटती थी, बनाया गया था। नालियों को ग्रिड पद्धति पर आधारित थी सड़कें, देखिए लिखा भी है, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। उसके बाद जल निकासी प्रणाली अद्भुत थी। जल निकासी प्रणाली अद्भुत तो होगी। नालियाँ जो थी वो मतलब कि अंडरग्राउंड थी, ज़मीन के नीचे से बनी हुई थी नालियाँ, तो जल निकास बहुत अच्छे से हो पाता था। और घरों की नालियाँ को गली की नालियों से जोड़ा जाता था। यानी कि जो घर की नालियाँ होती थी, घर के बगल में जो नालियाँ होती थी वो गली की बड़ी बड़ी नालियों से जुड़ी होती थी। और जो नालियाँ ना वो पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में गेहूँ यानी कि क्या क्या उगाया जाता था, अनाज कौन कौन से थे, तो गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल जैसे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता था, ऐसा अनुमान लगाया गया है। हड़प्पा सभ्यता की मतलब वहाँ पर जानवर भी थे। तो कौन कौन से जानवर थे पालतू, तो भेड़, बकरी, भैंस, सूअर। उसके बाद ऐसे जानवर अस्तित्व में अनुमान, यहाँ की मतलब अधिक से अधिक चीज़ अनुमानित है, ये सब वहाँ पे जानवर थे, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली लिपि को पढ़ने में विद्वान अभी तक समर्थ नहीं हो पाए। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि पाई गई है उसमें उसको पढ़ने में विद्वान लोग अभी तक समर्थ नहीं हो पाए, यानी कि उसको पढ़ अभी तक नहीं पाए हैं, वहाँ की लिपि को पहचान नहीं पाए। बस इतना पता चला है कि जो वहाँ की लिपि थी, हड़प्पा की लिपि, वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। और इसमें चिन्हों की संख्या 350, यानी अधिकतम चिन्हों की संख्या जो थी 375 से 400 के बीच में मानी जाती है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में बाट का प्रयोग संभवतः आभूषण मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। बाट यानी कि आप जानते हैं तराजू जो रहता है उसके साथ बाट रहता है 1 किलो 2 किलो का, तो वही था। और जो वहाँ उस टाइम पे जो बाट थे वो चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बाटों के निचले मानदंड द्विधारी होते थे, यानी कि वो गुणज होते थे, 2 के 4 का था, फिर 8 का था। आप बुक में देखेंगे तो आपको पता चलेगा द्विधारी थे। चनहुद्रो शिल्प उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, यानी कि जो चनहुद्रो था वहाँ पर शिल्प उत्पादन किया जाता था। बहुत ही अधिक मात्रा में वहाँ पर शिल्प उत्पादन किया जाता था। और शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातुकर्म और उसके बाद ये मोहर निर्माण, चर्ट, बाट बनाना सम्मिलित है, सब चीज़ें बनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में धान्यगार के भी साक्ष्य मिले हैं। धान्यगार यानी कि अनाज स्टोर करना,
यानी कि जो मतलब कि अनाज था ना उसको एक जगह पे, बहुत बड़ी जगह होती है जहाँ पर इकट्ठा करके रखा जाता है, उसको धान्य घर कहते हैं। माल गोदाम भी वही होता है। मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए, यानी कि जो मुहरे थे और मुद्रांकनों का मतलब होता है ना कि जो भी आपके पास जो सामान रहेगा उस टाइम पे, जो भी सामान वस्तुएं होती थी ना, उस पर मुहरों को घुमा दिया जाता था। तो उस पर जब गीली मिट्टी लगाकर ऐसे मुहरों को सामान पर घुमा दिया जाता था, तो उसके मुंह पर, यानी कि जो भी आपका सामान होगा, तो उसको ले जाते समय अगर वो चीज़ बिगड़े या मिट्टी वगैरह टूट जाती थी तो पता चल जाता था कि कुछ ना कुछ मतलब इधर उधर हुआ है। तो ये सुविधाजनक होता था, इसलिए किसी भी चीज़ का वस्तुओं में मुद्रांकन किया जाता था, और ख़ासकर जो महंगी वस्तु होती थी। उसके बाद है हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। इनके साथ मृदभांड, यानी कि मृदभांड मतलब बर्तन आदि के अवशेष मिले हैं। समाधानों के अध्ययन से सामाजिक आर्थिक भिन्नता का पता चलता है, क्योंकि गर्तों में दफनाया जाता था, फिर उसके बाद किसी के समाधान में मृदभांड मिले हैं, और वो भी मिला था तांबे का दर्पण भी मिले हैं। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के पतन की कई सारे कारण, ये सारे अनुमानित है, अभी तय नहीं है कि कौन सा रियलिस्टिक कारण है, यानी कि पक्का नहीं पता है कि एक यही कारण है, इसलिए अनुमानित है कि बाढ़, भूकंप, जलवायु, इन सब के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा। तो क्या कारण है, चलिए देख लेते हैं। तो जलवायु परिवर्तन, उसके बाद बाढ़, भूकंप, नदियों का मार्ग बदल लेना, नदियों का सूख जाना, वनों की कटाई, ये सब कारण बताए जाते हैं। उसके बाद बाहरी आक्रमण, ये दोनों एक ही साथ है। बाहरी आक्रमण मतलब कि जैसे आर्यों का आक्रमण वगैरह हुआ होगा, क्योंकि इसके बाद जो आई थी वो वैदिक सभ्यता, आर्यों की सभ्यता आई थी, तो कहा जाता है कि आर्यों के आक्रमण से भी ये सभ्यता खत्म हो गई होगी, इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। फिर हड़प्पा सभ्यता के हर घर में ईंटों के फर्श से बना एक स्नान घर, यानी कि एक स्नान घर, नॉर्मली स्नान घर तो बाथरूम कह सकते हैं, एक स्नान घर होता था जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क से जुड़ी होती थी। स्नान घर की नालियाँ, यानी कि जब एक घर का जो दीवार है, 4-5 दीवारें होती हैं, एक घर में 4 होती है नॉर्मली, तो एक दीवार नाली से जुड़ी होती थी, तो जो स्नान घर है वो मतलब स्नान घर का जो पानी वो घर से जो नाली जुड़ी होती थी उसमें जाता था, और नालियों के माध्यम से वो सड़कों की बड़ी बड़ी नालियों में चला जाता था पानी, यानी कि जल निकासी प्रणाली अच्छी थी, कहीं पर भी पानी रुकता नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में साक्षरता व्यापक थी, वहाँ के लोग साक्षर थे, साक्षरता व्यापक थी। महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं, यानी कि जो देखिए महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुओं से कहने का ये तात्पर्य होता है कि जो महंगे पदार्थ, अब कोई भी चीज़ महंगी होगी, कोई वस्तु महंगी होगी तो उसे लोग कम खरीदेंगे, तो इसलिए दुर्लभ वस्तुएं यानी बहुत ही कम मात्रा में बनाई जाती थी। और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसी बस्तियों में ये मतलब कि महंगी वस्तुएं खरीदी जाती थी। जैसे स्वर्णाभूषण, फायांस से बने लघुपात, फायांस से एक टाइप का मतलब कि उससे छोटे छोटे बनाए जाते थे बर्तन टाइप के, जिसमें इत्र या सुगंधित पदार्थ रखा जाता था। उसके बाद नागेश्वर और बालाकोट समुद्र तट के नज़दीक स्थित थे। ये दो जो नगर थे ये समुद्र तट के एकदम नज़दीक में स्थित है, इसलिए यहाँ पर शंख से बनी वस्तुएं यानी कि चूड़ियाँ, करछियाँ निर्माण विशिष्ट केंद्र था। शंख से बनी वस्तुएं यहाँ पर मिलती थी, क्योंकि ये समुद्र के नज़दीक थे तो शंख आसानी से उपलब्ध होगा। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए सुदूर क्षेत्रों में विशेष अभियान भेजे जाते थे कच्चा माल प्राप्त करने के लिए। अब कच्चा माल में जैसे तांबे कहाँ से लिए जाते थे? खेतड़ी, और खेतड़ी कहाँ पर है? राजस्थान में। ओमान व सोने के लिए दक्षिण भारत के क्षेत्र, यानी कि सोने कहाँ से लिए जाते थे? दक्षिण भारत से, और तांबे खेतड़ी से भी और ओमान से भी लिए जाते थे। उसके बाद भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम को भ्रम था, यानी कि ये आपको पता होना चाहिए कि भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम इनका पूरा नाम था। इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये थे भारतीय पुरातत्विक के पहले जनरल डायरेक्टर, और इन्हें भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण का पहला मतलब कि
जनरल डायरेक्टर कहा जाता है। और इन्हें मतलब कि कई सारे भ्रम थे, उसमें से एक यहाँ पे आपको बता रखा है कि जो ये भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही हुआ। इनके कहने का मतलब ये कि जो ये हड़प्पा सभ्यता थी या फिर भारतीय इतिहास का प्रारंभ, मतलब माना जाता है कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ हड़प्पा सभ्यता से हुआ। सबसे प्राचीनतम सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। लेकिन इनका ये भ्रम था कि भारतीय इतिहास का शुरुआत गंगा घाटी की सभ्यता से हुआ, जो गंगा घाटी के किनारे स्थित है। लेकिन ये इनका यही भ्रम था कि गंगा घाटी से हुआ, लेकिन क्योंकि गंगा घाटी से नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ था। और हड़प्पा सभ्यता की योजना, यानी कि वहाँ की योजना आपको पता ही है, भवन निर्माण, कला, व्यापार, आधुनिकता आधार पर इसे नवीन प्राचीन सभ्यता की संज्ञा दी जाती है। वहाँ की जो मतलब कि आप देखेंगे ना, वहाँ पर रहने का तरीका, यानी कि आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, भवन निर्माण, ये सब आप देखेंगे तो अभी से आप कंपेयर करेंगे, अभी से भी ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि वहाँ की नालियाँ एकदम अच्छे से बनाई गई थी, समकोण प्रकार की थी, और नालियाँ बहुत ऊंची ऊंची होती थी। आप अपने बुक में देखेंगे तो आपको चित्र भी मिलेगा। तो यही था इतना जो आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप इतना ही जानकर कई सारे क्वेश्चंस MCQ आने वाले हैं इस साल पेपर में, आप सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगली वीडियो अगले चैप्टर यानी कि चैप्टर 2 पर रहेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, ताकि मैं अगली वीडियो ऐसे ही बना सकूँ शॉर्ट नोट्स पर, कि थोड़ी बहुत जानकारी हो सके आपको। सो थैंक यू।